Hello everyone. We were at microsporogenesis, right? हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे पहुंच गए थे एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स. ठीक है, माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है. As the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division. हम सबको पता है meiotic division क्या होता है. Meiotic division is also known as reductional division. What is it known as? Reductional division. एक division जिसमें जो information है वो हाफ में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज वो जो information है वो later on fuse होगी with other half coming from the other parent in the case of sexual reproduction. तो इसलिए meiotic division होती है जो कि haploid structures फॉर्म करती है. एंड यहाँ पे वो क्या फॉर्म कर रहा है? यहाँ पे वो फॉर्म कर रहा है माइक्रोस्पोर टेट्राड. ओके, सो अब यहाँ डायग्राम आप देख रहे हो, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ इस डायग्राम के बारे में. फिर यहाँ पे क्या क्या मेंशन करा हुआ है? यहाँ पे उन्होंने मेंशन करा है अबाउट कनेक्टिव पार्ट जो कि कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, देन यहाँ पे उन्होंने शो करा है एपिडर्मिस जो कि आउटर मोस्ट लेयर है. देयर आर 4 लेयर्स अराउंड दी स्पोरोजिनस थेका, एंड देन देयर इज एंडोथीसियम, एंड देन देयर आर मिडिल लेयर्स. ये तीनों जो हैं, ये तीनों प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं. वेयरएज जो लास्ट है जो नरिशमेंट में हेल्प कर रहा है, दैट इज टेपिटम. राइट, tapetum helps in the nourishment of the sporogenous tissue which later on converts itself into, which later on gets converted into a what? Into many pollen grains. Got it? So इन सब की नरिशमेंट के लिए टेपिटम मेनली वर्क करता है. यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में बता रखा है, देखो एंडोथीसियम, ये मिडिल लेयर्स, फिर ये है टेपिटम. यू कैन सी इन डिटेल थोड़ा और उसमें है, और ये एपिडर्मिस. सो आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट है, फिर ये उसके बाद, ये उसके बाद, और ये लास्ट में. उसके बाद आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फॉर्म होते हैं जो कि फिर मियोसिस करते हैं. मियोसिस के बाद दे फॉर्म दी टेट्राड, और ऐसे वो चारों जो टेट्राड, जो 4 स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, 4 एप्लॉइड सेल्स जो फॉर्म होती हैं, वो पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. उसके बाद ये पॉलन ग्रेन्स जो है मूव होते हैं फ्रॉम देयर लोकेशन सो दैट पॉलिनेशन हो पाए. So let's read about it. As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is a potential pollen or microspore mother cell. तो हम इसको हर एक सेल जो है, क्योंकि वो टेट्राड में कन्वर्ट हो सकती है और पॉलन ग्रेन क्रिएट करने में काम कर सकती है, उसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हैं. The process of formation of microspores from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. Very 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 important definition. इसको याद रखेंगे आप लोग कि उस प्रोसेस को कहते क्या है. The process of formation of microspores from a pollen mother cell is known as that to arranged through meiosis is known as microsporogenesis, and the microspore as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells. As I told you, they are arranged in the form of what? In the form of microspore tetrad. किस फॉर्म में होते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्म में होते हैं. As the anthers mature and dehydrate, जैसे जैसे एंथर्स मैच्योर होते हैं और डिहाइड्रेट होते जाते हैं, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grains. Right? ये pollen grain में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिहाइड्रेट होके pollen grain में कन्वर्ट होते हैं. हम ये कभी नहीं कहेंगे कि डायरेक्टली pollen grain में कन्वर्ट हो रहे हैं. हम ये कहेंगे पहले तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर्स में कन्वर्ट होते हैं,
और उसके बाद जब ये डिहाइड्रेट होते हैं, क्या होते हैं, डिहाइड्रेट होते हैं, तब ये जाके किसमें कन्वर्ट होते हैं, pollen grains में. And now they are ready for the process called pollination. Got it? आगे बढ़ते हैं. Now then these pollen grains are released from the line of the dehiscence of anther, and they get released from the dehiscence of the anther and then do their pollination work. Now the structure of pollen grain. The pollen grain represents the male gametophyte. क्या represent करता है? Male gametophyte represent करता है. If you touch the opened anthers of hibiscus, ठीक है, हम hibiscus के flower को अगर touch करें or any other flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grains on your fingers. आपको क्या मिलेगा? Yellowish powdery pollen grain अपने fingers पे आपको मिलेगा. And sprinkle these grains on a drop of water taken on glass side. ये पूरा practical है class 12th में, जिसमें कि आप you can study the structure and even can see the germination in pollen grains, right? So for that, what we do is we take up the yellowish powdery pollen grain on your finger, sprinkle them on the drop of water on the glass slide, and observe them under the microscope. You can easily see the structure of the pollen grain. Yes, if you want the germination to take place and to happen, and you want to see them, then for that you need different kind of chemicals. You need sucrose and some other chemicals which will help the pollen to germinate, and you can easily see that. Okay, you will be really amazed at the variety of architecture, sizes, shapes, colors, designs seen on the pollen grain from different species. Now, pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers, which is a general idea they are trying to give you. It has a prominent two-layer wall. The hard outer layer is called exine. क्या कहते हैं उसको? Exine कहा जाता है. ये exine जो है बहुत ही unique kind of material से बनी हुई है, जिसे कहते हैं हम pollen grain, right? जो pollen grain है, ये एक ऐसा material है, is very very important for you all to understand this point, कि ये जो pollen grain है, ये जो entine layer है pollen grain की, वो बहुत ही ज्यादा यूनिक मटेरियल से बनी हुई है, जो कि which is known as most resistant organic material, and it can, why? Because it can withstand high temperatures and strong acids and even strong alkalis. No enzyme that degrades sporopollen is so far known. ये इतना strong material है, इतना strong chemical compound है कि कोई एंजाइम भी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है. pollen grain उसके अलावा, एक्साइन के अलावा, एक्साइन के स्ट्रक्चर में क्या और है? एक्साइन के स्ट्रक्चर में और है प्रोमिनेंट अपर्चर्स और पोर्स, जिन्हें हम जर्म पोर्स कहते हैं, जहां से जर्मिनेशन होता है. नाम जर्म पोर्स क्यों है? क्योंकि वहां से जर्मिनेशन हो रहा है. Where sporopollen is absent. Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollen. क्यों इतने ज्यादा प्रोमिनेंट है? क्योंकि इनके अंदर क्या है? स्पोरोपोलिन है. क्या है? स्पोरोपोलिन, जो कि बेसिकली हेल्प करता है फॉर द, जैसे मैंने बताया कि वो इतना हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल से बना है. जो फॉसिल्स हैं वो जब इस तरह की मटेरियल से बनते हैं तो ऑफ कोर्स उनका सर्वाइवल, उनका जो प्रिजर्वेशन है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो ज्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व रहते हैं और अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाते हैं. The exine exhibits a fascinating array of patterns and designs. The inner wall of the pollen grain is called intine. अब जो बाहर की वॉल थी, क्योंकि अब इसको ऐसे याद रखेंगे और आई एम श्योर आप लोगों को याद हो गया होगा कि जो बाहर की लेयर है उसको हम एक्साइन कहेंगे, और जो इनर है इनसे इंटाइन हो गया. ठीक है, सो आउटर एक्सिट एक्साइन, इनर इंटाइन. It is thin and intine कैसा है? It's a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. So unlike the structure, the exine structure, it is not made up of any sporopollen.
It is made up of simple cellulose and pectin, and as you know that it can be easily digested. It is not very much resistant with the high temperature and acidic condition and alkali condition. The cytoplasm of the pollen grain is surrounded by a plasma membrane. इनके चारों तरफ plasma membrane होता है और इनके अंदर two cells are found. Very very important for you all to know. The two cells are, one is vegetative cell and the other one is generative cell, right? So यहाँ पे आप देखेंगे जो दो cells हैं, एक है vegetative cell और एक है generative cell. So vegetative cell is meant for the nourishment and generative cell is meant for the growth and development and basically for the sexual reproduction, right? The vegetative cell is bigger, has abundant food reserves and a large irregularly shaped nucleus, whereas the generative cell is small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell. It is spindle shaped. The shape is also different. So if you want, you can note down this question of differentiate between generative cell and vegetative cell of the pollen grain. So one is irregularly shaped, a lot of cytoplasm, big structure, right? And it reserves food. And this one is spindle shaped, dense cytoplasm and nucleus. In over 60% of the angiosperm, pollen grains are shed at the 2 cell stage. अब ये 2 cell और 3 cell क्या होता है? Basically जब ये जो pollen है, हमको पता है ये pollen यहाँ ये जो shed होते हैं, ये कहाँ जाते हैं? They go to the stigma. They go to the stigma and वहां पे जाके ये germinate होते हैं. ठीक है बेटा? ये germinate होते हैं, right? अब यहाँ germinate होंगे. अब हम इसको थोड़ा सा जूम पे देख लेते हैं. अब ये जो है, या तो ये इस कंडीशन में है, ये जो आपको दिख रहा है, ये से 2 सेल स्टेज कहते हैं. क्या कहते हैं? 2 सेल स्टेज, जिसमें हमने 2 सेल हमें पता है, which are generative cell and vegetative cell. और एक होता है 3 सेल स्टेज, मतलब कि ये जनरेटिव सेल तो है ही है और वेजिटेटिव सेल तो है ही है और जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो चुकी है. 2 मेल गैमेट्स, राइट? अब ये 2 मेल गैमेट्स में जो ये कन्वर्ट हो चुकी है, तो ये जब अब इस कंडीशन में क्या है, ये 3 सेल स्टेज में है, राइट? अभी 2 सेल स्टेज में थी, अभी ये 3 सेल स्टेज में है. तो ये जो स्टेजेस, ये जो 3 सेल स्टेज है, ये यूजुअली जनरली सारे प्लांट्स में कब आती है? When the pollen has interacted with the stigma and is compatible and is ready to form the pollen tube. That's when this condition comes up. But in some of the cases, in minority of the cases, this formation of 2 male gametes out of generative cell takes place much before, even before shedding of the pollen grains from their anther. So if we take them in on the basis of percentage, then over 60% are shed at the 2 cell stage and rest of the percentage, 40% is shed at the 3 cell stage. So I hope you understood now what is 2 celled and what is 3 celled. Okay. Pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial afflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorders. So pollen grains जो है बहुत बड़े allergens हैं और वो कई लोगों को chronic respiratory disorder भी cause करवाते हैं, जैसे asthma, जैसे bronchitis. It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came in India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy. और Parthenium जो एक wheat grass है, sorry carrot grass है, जो इंडिया में बाई चांस आ गई थी wheat के साथ, वो एक बहुत जल्दी फैलने वाला अनडिजायरेबल प्लांट है और वो जो है उसके पॉलन बहुत एलर्जी कॉज करते हैं कई लोगों को. ठीक है. pollen grains are rich. अब उसके अलावा फायदा क्या है pollen grains का? These are rich in nutrients. It has become fashion in recent years to use a pollen tablet as food supplement. इनको food supplement की तरह यूज किया जा रहा है.
In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and even race horses. तो वैसे इनकी मेडिसिनल बहुत डिमांड होती है, बट इसके अलावा ये बहुत कॉस्मेटिक्स में यूज होता है और मेडिसिन में बहुत यूज होता है, ठीक है. And once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. So they need to be at the right time, at the right place, in the right way, so that on the right plant, so that the compatibility occurs and the pollen grains are formed before it loses its viability. How long do you think the pollen grains retain viability? The period for which pollen grains remain viable is highly variable, depends on plant to plant. So in some cases it is few hours, in some cases a few days. Okay? In some cereals such as rice and wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes, right? And in some member like Rosaceae and Leguminosae and Solanaceae, they are viable for months. So it depends on the species we are talking about. You may have heard of storing semen sperms of many animals, including human, for artificial insemination. In liquid nitrogen में इनको store किया जाता है. Such stored pollen can be used as pollen banks, similar to seed banks in crop breeding programs. और ऐसे pollens को जो rare हैं, जो seasonal होते हैं, जो कई सालों में grow होते हैं, उनको हम उनके seeds को उनको हम -96°C पे स्टोर कर सकते हैं और आगे तक के लिए रख सकते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन. बाय बाय एवरीवन, बाय बाय.